अब हम पढ़ेंगे गैसों का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो द्रवों की भांति गैसों का भी अपना कोई आकार नहीं होता है, यह बात हम सभी लोग जानते हैं, तथा वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती हैं जिसमें उनको रखा जाता है। अतः गैसों को भी गर्म करने पर उनका केवल आयतन प्रसार होता है। गैसों के अणु द्रवों तथा ठोसों के अणुओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। अतः गर्म करने पर गैसों का आयतन प्रसार ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसीलिए गैसों के वास्तविक एवं आभासी प्रसार लगभग समान माने जाते हैं। गैसों के ताप में वृद्धि करने पर उसके दाब तथा आयतन दोनों में वृद्धि होती है। अब ये किस प्रकार से होती है वृद्धि, ये हम आपको अगले पेज पर समझा रहे हैं। ये आप देखिए, एक है स्थिर दाब पर और दूसरा है स्थिर आयतन पर। तो सबसे पहले हम स्थिर दाब पर पढ़ेंगे, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, नियत है। तब क्या होता है, स्थिर दाब पर गैस का ताप बढ़ाने पर गैस के आयतन में वृद्धि होती है। अगर हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। तो गैसों का आयतन प्रसार गुणांक हम कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, अभी जैसा पढ़ाया गया उसी प्रकार है। और आयतन, अगर आयतन में वृद्धि होती थी तो उसे हमने गामा से लिखा था। इसके बाद है स्थिर आयतन पर, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर आयतन पर यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम गैसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, उसके दाब में भी वृद्धि होती है। वो कितनी होती है यहाँ पर लिख भी दिया गया है, दाब में वृद्धि अपान प्रारंभिक दाब इंटू ताप वृद्धि। तो इसे हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे सूत्र दिया गया है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ठोसों अथवा द्रवों का घनत्व जो है वो ताप बढ़ाने पर घटता है, ये पॉइंट भी हमने नोट कर दिया है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, डिफिनीशन इसकी पूछी जाती है। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक जो हीट होती है वो क्या होती है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सूत्र है वो कैसे आता है वो हम देखेंगे। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। वस्तु को दी गई ऊष्मा यदि Q उसके द्रव्यमान m तथा ताप वृद्धि डेल्टा T के अनुक्रमानुपाती हो तो डेल्टा Q समानुपाती m इंटू डेल्टा T हो जाएगा। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक प्रयोग करते हैं C, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू C इंटू m इंटू डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ पर जो C है एक नियतांक है जिसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन कैसे निकल करके आएगी, ये बात हम आपको यहाँ पर बच्चों समझा दे रहे हैं। यदि हम वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको हम 1 मान लें और डेल्टा T यानी टेम्परेचर भी 1 मान लें, तो यानी विशिष्ट ऊष्मा जो C है वो दिए गए जो हम वस्तु को ऊष्मा देते हैं वो डेल्टा Q के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है अथवा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी बीमा कैसे निकाली जाएगी, तो C की अगर हम बीमा की बात करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा, तो हम लिख सकते हैं C बराबर डेल्टा Q अपान m इंटू डेल्टा Q। ये ऊष्मा है यानी इस ऊर्जा एक प्रकार की होती है, इसकी जो बीमा है वो mL2T-2 होती है और m की कैपिटल M और T जो है टेम्परेचर, उसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे थीटा से भी लिखा जाता है इसकी बीमा, तो हमने थीटा से लिख दिया। तो ये आ जाएगा L2T-2 थीटा -1 हो जाएगी। इसके बाद गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं देख लीजिए क्या होती हैं गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। तो
गैसों के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन तथा दाब दोनों में वृद्धि होती है, ये बात अभी हमने आपको बताई। अतः गैस के ताप को स्थिर दाब पर अथवा स्थिर आयतन पर बढ़ाया जा सकता है। इस आधार पर गैस की विशिष्ट ऊष्माएं जो हैं वो दो प्रकार की होंगी। पहली हमने लिखी है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर दाब पर इसे हम Cp से लिखते हैं और स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा इसी प्रकार हो जाएगी, इसे हम Cv से लिखते हैं। तो याद रखिएगा Cp का यहाँ मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, Cv का यहाँ पर मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। इसके बाद Cp का मान Cv से अधिक होता है, कैसे, ये आपको आगे वाले लेसन में पढ़ाया भी जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम ऊष्मा धारिता की बात करते हैं, हीट कैपेसिटी की हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा धारिता, किसी वस्तु की ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। वस्तु की ऊष्माधारिता अगर हम लिखें तो बराबर mc हो जाएगा। m यहाँ वस्तु का द्रव्यमान और c जो है वो विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। इसका मात्रक जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों कैलोरी मिति का सिद्धांत। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है। जब भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो जाएं, यानी उनके बीच में ऊष्मीय संतुलन ना हो जाए। जब ऊष्मीय संतुलन में हों तो ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। अगर हम विशिष्ट ऊष्मा जो देते हैं उसके टर्म में अगर हम लिखें, यानी डेल्टा Q के टर्म में लिखें, तो m1c1 डेल्टा T1 बराबर m2c2 डेल्टा 2। ये यहाँ पे सूत्र लिख दिया गया, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। इसे ही कैलोरी मिति का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो देख लीजिए और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जब किसी पदार्थ को निरंतर ऊष्मा दी जाती है, अगर हम किसी पदार्थ को कंटिन्यूअस हीट प्रदान करें, हीट दें, तो उस पदार्थ अथवा उस पदार्थ से हम कंटिन्यूअस लगातार ऊष्मा ले लें तो उसके ताप में या धीरे धीरे परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है तथा एक निश्चित ताप पर पहुंचकर वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद कहने का अर्थ यह है कि ना तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा और ना ही टेम्परेचर में कोई डिक्रीमेंट होगा। तो इस स्थिति में पदार्थ को दी गई ऊष्मा अथवा पदार्थ से ली गई ऊष्मा ताप परिवर्तन में प्रयुक्त ना होकर उसकी अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद इसके सूत्र की बात करते हैं कि इसका सूत्र कैसे आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई अथवा ली गई ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कैपिटल Q समानुपाती M समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक प्रयोग करेंगे L, तो Q बराबर ml आएगा। यहाँ पर जो L है वो एक नियतांक है जिसे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम बीमा की बात करते हैं तो इसकी बीमा जो है वो इस प्रकार लिखी जा सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं L2T-2 या m0 L2T-2 भी होती है। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं, आपकी बुक के न्यूमेरिकल हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए और इन्हीं के आधार पर
कुछ और न्यूमेरिकल भी बुक में दिए गए हैं, उन्हें आप हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फ़ा आपको दिया गया है 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा और आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा बताइए। तो अभी हमने बताया कि बीटा बराबर 2 अल्फ़ा होता है और गामा बराबर 3 अल्फ़ा होता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें बीटा मिल जाएगा, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू 3 के साथ अल्फ़ा की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि तांबे के एक पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। इसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऐसा पूछा गया है आपसे, यानी डेल्टा क्यू पूछ रहा है। और तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 400 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो हमें पता है, अभी हमने आपको सूत्र पढ़ाया है कि डेल्टा क्यू हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा क्यू बराबर MC डेल्टा टी होता है। सबसे पहले हम डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टी T2 - T1 यानी 175 - 25 रखेंगे तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिल जाएगा। यहाँ पर C विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। M की जगह पर 1, C की जगह पे 400, डेल्टा T की जगह पर 150 हल करेंगे तो हमें फाइनली ये आंसर मिल जाएगा, यानी 60,000 जूल मिलेगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा।